नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। 3 घंटे से यह पूछताछ चल रही है। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। संजय सिंह को फतेहपुर बेरी थाने पुलिस लेकर गई है। सीबीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया से इस समय पूछताछ चल रही है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला है। और आपको बता दें कि कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। संजय सिंह, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया से इस समय पूछताछ चल रही है। संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। संजय सिंह को फतेहपुर बेरी थाने लेकर गई है पुलिस। तो ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि 3 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बसों में भरकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें थाने लाया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो शराब नीति मामले को लेकर लगातार 3 घंटे से मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है और इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने लेकर पहुंची है। उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करने से भ्रष्टाचार छुप जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। जब से ये एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने किया है, तब से हमने देखा है हर विषय पे आम आदमी पार्टी ने बात किया है। बस जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टेलाइजेशन आपने अलाउ क्यों किया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। और आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई दफ्तर में है। उन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, आप खुद मनीष जी को अंदर छोड़कर आए हैं। पहले से जो आप आशंका लगा रहे हैं कि आज गिरफ्तारी हो सकती है, क्या इसका आधार? देखिए, इन्होंने पहले 14 घंटे घर पे छापेमारी की सीबीआई ने, कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया के यहाँ। फिर गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। फिर दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, आप सोचिए ना, बीजेपी कहती है 10,000 करोड़ की रिश्वत ले ली, तो कुछ तो संपत्ति, कोई सोना, कोई जमीन, कुछ तो मिलेगी। क्या कर रही है सीबीआई इतने दिनों से? कुछ नहीं मिला, इसलिए कि मनीष सिसोदिया ईमानदारी से दिल्ली के लाखों बच्चों की सेवा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे दिन रात काम कर रही है। और मोदी जी को याद रखना चाहिए कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और आप मुझे बताइए कि आज एक व्यक्ति को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। और उसकी मॉरिशस में 6 फर्जी कंपनियां बनती हैं, एक पते पे बनती हैं, वहाँ से 42,000 करोड़ का काला धन अडानी की कंपनी में आता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ सो रही है सेबी? कहाँ है ईडी? कहाँ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कहाँ है तमाम ये सीबीआई की जांच एजेंसियां? ये सब कहाँ है? तो आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कारणों से, द्वेषपूर्ण कारणों से
आज मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ। नमित, सबसे पहले तो इस वक्त का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, पूछताछ अभी भी लगातार जारी है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सीबीआई लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इस वक्त हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने सीबीआई के अंदर ही लंच किया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, फतेहपुरी बेरी थाने उनको लेकर जाया गया है, जिसमें जो डीसीपी है आउटर दिल्ली के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जिसमें 4 से 5 विधायक है, चाहे कुलदीप कुमार की बात करें, प्रवीण कुमार की बात करें, इसके अलावा आदिल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनको भी डिटेन किया गया है। लगातार आम आदमी पार्टी जो सुबह से कह रही थी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आज हो सकती है, दूसरा आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमारे बड़े नेताओं को डिटेन कर सकती है दिल्ली पुलिस। अब तक जो उनकी दूसरी बात थी वो तो सही हो गई है, क्योंकि तमाम लोगों को आम आदमी पार्टी के उनको डिटेन किया गया है। कई ऐसे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, नेता हैं, जिनको सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। हालांकि इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ही मौजूद हूं और यहां पर लगातार सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दौर है वो जारी है। सुबह से अब तक 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, चाहे राघव चड्ढा की बात करें, शैली ओबरॉय, दिलीप पांडे, ये तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। कुछ देर बाद 4 बजे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रखी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिस आशंका को लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, खुद आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो जता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आज हो सकती है, क्या ऐसा होगा या फिर नहीं? दूसरी सवाल ये कि जो आम आदमी पार्टी सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जो मनीष सिसोदिया पर लगा रही है सीबीआई या फिर केंद्र सरकार, अब तक आखिर एक भी साक्ष्य और सबूत सीबीआई को नहीं मिले, ना ही ईडी को मिले। उनके बैंक लॉकर की जांच हो गई, उनके गांव की जांच हो गई, उनके दफ्तर की जांच हो गई। तो ऐसे में जो आरोप उन पर लग रहे हैं, उनका आधार क्या है, किस आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल, तो नमित, इसमें अब क्या लग रहा है कि ये पूछताछ का जो सिलसिला है लंबे वक्त तक चल सकता है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वक्त और भी लग सकता है। देखिए, अगर हम अभिषेक एक दिन की बात करें तो जो प्रोटोकॉल्स है वो ये कहता है कि एक दिन में सीबीआई कंटिन्यू 9 घंटे तक किसी से पूछताछ कर सकती है। अभी तो हालांकि 3 से 4 घंटे ही हुए हैं, तो लग रहा है कि ये पूछताछ थोड़ी सी लंबी चलेगी। 9 घंटे से बाद में भी चलेगी या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो अगले कुछ घंटों तक ये सीबीआई पूछताछ लगातार करेगी और कई सवालों के जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया से खंगालने की कोशिश करेगी। कुछ देर पहले मैंने जिस बात की जानकारी दी थी कि मनीष सिसोदिया से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब नई शराब नीति को बनाया जा रहा था तो उसको लागू होने से पहले ही जो ड्राफ्ट था वो उन कारोबारियों के पास कैसे पहुंच गया जो इसमें पैसा लगाने चाह रहे थे, चाहे समीन महेंद्रू की बात करें या फिर और भी जो लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में जिनकी अरेस्टिंग भी हुई है। 15 लोगों पर सीबीआई ने जो एफआईआर है वो। चलिए ठीक है नमित, तो आप नजर बना के रखिए, देखना है होगा कि पूछताछ कितने देर तक चलती है और पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन का आज आखिरी दिन। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम सत्याग्रही हैं, वो सत्ताग्रही हैं। राहुल का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी हमला। उन्होंने कहा है कि हमारी इकोनॉमी चीन से छोटी है, कैसे लड़ेंगे चीन से। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज तीखे हमले किए हैं केंद्र सरकार पर और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी चीन से बहुत छोटी है, कैसे लड़ेंगे। तो कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो 85वां अधिवेशन जो कि आज आखिरी दिन रहा और आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। कुछ दिन पहले
इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी। लड़ाई, इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक चल रही है। यह बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में इस समय यह बैठक चल रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक इस समय चल रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के जो महासचिव हैं उनकी बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस समय चल रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम जो महासचिव हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उसकी तस्वीरें भी सामने आई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजनाला हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अजनाला हिंसा पर गृह मंत्रालय पूरी तरीके से अब सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है केंद्र। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईबी ने तैयार की है मामले की विस्तृत रिपोर्ट। तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है केंद्र। और आपको बता दें कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुना, आशीर्वाद लें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में आप कहीं पे आ गए और पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा तो इसको आप बोलने लगे हम जीत गए, हमने ये कर लिया। तो पंजाब में फिर कहता हूँ अमन शांतिपूर्वक है और इसकी चारों तरफ से इस बात की निंदा हो रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे गलियों में लेके जाके या थाने के सामने लेके जाके पुलिस वालों को मतलब उनके इमोशंस को ऐसे उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पंजाब पुलिस को इस बात की बधाई देता हूं कि भले ही उनको चोटें लगी हैं, लेकिन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होने से बचा लिया। तो लेकिन अभी मैं हमारे धर्म के जो विद्वान हैं उनसे भी बेनती करता हूँ, इस बात पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि क्या अभी कल कोई ज़मीन पर कब्जा लेने जाएगा तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लेगा जी, तो आप पुलिस तो आ ही नहीं सकती जी, हमने तो कब्जा कर लिया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं वो आशीर्वाद देते हैं, वो शिक्षाएं देते हैं, सच्चा सुच्चा जीवन जीने की शिक्षा उसमें दर्ज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा काम करो। लड़ाई है, निजी है, सरकारी है, कैसी भी है, आप बैठ के बात कर लिए, टेबल पे सब हो जाता है। तो ये जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं कहलाएगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जितने भी मंच जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है।
बहुत छोटा सा निमंत्रण दिया, आप इतनी भारी संख्या में आए। जैसा कि ईशुदान भाई ने बताया, आज भावनगर में बहुत बड़ा एक सामाजिक आयोजन था। 201 लड़कियों की शादी थी, जो कि सोलंकी परिवार, माननीय राजू सोलंकी जी, उनकी अध्यक्षता में हर साल करते हैं। भरत जी वहाँ बैठे हैं। और सर्व जातीय, सर्व धर्म, सर्व पार्टी आयोजन था, सभी लोग आए हुए थे। उसमें मैं शामिल होने के लिए आया। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं गुजरात के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पार्टी निकाली, जो पार्टी आज लोगों के दिलों में बसने लगी है। और उसके लिए गुजरात का सबसे बड़ा हाथ ये है कि आपने, गुजरात वालों ने। तो आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। अब चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, ये बड़ी खबर। कश्मीरी पंडित पर आतंकियों ने फायरिंग की है। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, टारगेट किलिंग, कश्मीरी पंडित पर आतंकियों ने फायरिंग की है। और आपको बता दें कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीरी पंडित पर आतंकियों ने फायरिंग की है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर से टारगेट किलिंग, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है। दिखाने के लिए उनको कुर्बान कर रही है, वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसा होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके, देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना, ये बहुत बुरा है। और मेरी जो तमाम हमदर्दियाँ हैं इस ख़ानदान के साथ हैं। और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है, मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तांश, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं। इनको भी इस तरह रोज़ रोज़ निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम। ये जो हमला किया गया है, ये मानवता का कत्ल है। इन कायर पाकिस्तानियों ने मानवता को भी दागदार किया है। जो भी संजय शर्मा जी के हत्या में शामिल आतंकवादी हों या उनके हमदर्द मददगार होंगे, उनको जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और उनको इनके इस महापाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। जूनागढ़ किले से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर न्यूज इंडिया ने केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की। मरुनगरी बीकानेर में आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बात करेंगे सर, इस कार्यक्रम के लिए, 10 दिवसीय कार्यक्रम के लिए क्या कुछ खास विशेष? देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक इवेंट है। ये 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से शुरू हुआ और हर राज्य में करीब करीब होता है। इस बार ये महाराष्ट्र और राजस्थान
2 राज्यों में होने वाला है। मुंबई में हो गया, बीकानेर में अब 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में होने वाला है। इसके अलावा बात करें, राष्ट्रपति जी का भी आगमन बीकानेर में पहली बार हुआ। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बीकानेर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के लिए सौभाग्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कर रही है। कलाकारों की अगर हम बात करें, देश भर से कलाकार आ रहे हैं, खासतौर पर अगर राजस्थान गए हैं, क्योंकि आप बीकानेर मूल के हैं, तो बीकानेर की जो कलाकार हैं उनको भी मौका क्या? स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा। उसके लिए हमने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में 1 घंटे का स्लॉट रखा है। पूरे देश से 1000 के आसपास कलाकार आए हैं। वो अलग अलग कल्चरल जोन से बिलोंग करते हैं। वो अपनी प्रदर्शन करेंगे, अपनी विधाएं जो अपनी श्रेष्ठतम होती है उनको दिखाएंगे। तो शाम के समय हम डेली आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम में इसकी सूचना भी देते रहेंगे कि ये प्रोग्राम है। तो मैं अपील भी करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो बॉर्डर पर, इंडो पाक बॉर्डर पर भी कुछ सांसद जो सीमा दर्शन है वहाँ भी कार्यक्रम। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 10 दिवसीय ये कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम की खास बात अगर हम करें तो इसमें राष्ट्रपति महोदया भी यहाँ पर पहुंचेगी और बड़ा कार्यक्रम होना है। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड और मशहूर लेखक कमलेश पटेल दाजी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पूर्व ओलंपियन भारतीय बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद के साथ बैडमिंटन भी खेला। अगर हमारे कॉरपोरेट एनजीओज और इस तरह के धर्मगुरु से लेकर बाकी सब भी आगे आएंगे तो उसका लाभ ये मिलता है कि पूरे समाज की सोच बदलने का अवसर मिलता है। सोच बदलो, देश बदलेगा। और कहीं ना कहीं खेलों के बढ़ावा देने के लिए देश की सोच बदली है और दाजी ने ये शानदार सुविधा आज खिलाड़ियों को दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पुलेला गोपीचंद जी की एकेडमी यहाँ पर चलेगी, बाकी खिलाड़ियों को और इसका अवसर मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पर भविष्य के मेडलिस्ट, ओलंपियंस सब ऐसी फैसिलिटीज से बनकर ही तैयार होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।